हेलो स्टूडेंट्स, कल जैसे कि मैंने आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के एग्जाम्पल्स देकर सब बताया था, सब समझा दिए थे। फंक्शनल ग्रुप्स कैसे अटैच होते हैं और फंक्शनल ग्रुप के कारण उनका नॉमेनक्लेचर कैसा किया जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में मैंने सब कुछ समझा दिया आपको है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पर या कॉल करके आप हमें पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि इसी के कारण जो है ना आगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस होंगी वो भी इसी से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म पहले समझे होता क्या। दिस इज द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism. ठीक है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। यानी कि क्या होता है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर सेम आता है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम अलग होती हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम अलग हो जाता है, तो वो होता है हमारा आइसोमेरिज्म। ठीक है, यानी कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है या उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि एक सिंपल मॉलिकुलर फॉर्मूला से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज अराइज होती हैं, तो उसको कहते हैं हम आइसोमेरिज्म। सबसे पहले इसमें आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और मैनर्स विच एटम्स आर लिंक्ड आर क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सम टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर गिवन बिलो। नंबर 1 आता है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सिमिलर मॉलिकुलर फॉर्मूला but different carbon skeletons, these are referred to as chain isomerism and the phenomena is known as isomerism। जैसे कि आपके पास मॉलिकुलर फॉर्मूला है C5H12। ठीक है, अब आप यहाँ समझिए C5H12 है। ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला एक है। अब इसमें देखिए पेंटेन भी बन रहा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन भी बन रहा है और नियोपेंटेन यानी कि 2 डाई मिथाइल प्रोपेन भी बन रहा है। तो क्या हुआ कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर हमको डिफरेंट मिल रहे हैं और इन डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण हमें प्रॉपर्टीज भी जो है वो डिफरेंट ही मिलेंगी, तो इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म किसके कारण अराइज हुआ है, स्ट्रक्चर के कारण, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसलिए इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक, फिर नीचे आता है दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जो उसमें लगा होता है चेन में या कंपाउंड में, उसकी पोजीशन जब चेंज होती है, आइदर साइड हो जाती, तो उससे जो आइसोमर डेवलप होता है उसको कहते हैं हम पोजीशन आइसोमर एंड द फिनोमेना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। लिखा है व्हेन टू और मोर कंपाउंड डिफर इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एटम और फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन स्केलेटन, दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स and the phenomenon is termed as position isomerism। ठीक है, C3H8O, C3H8O आपके पास दे रखा है। अब इसे देखिए दो बने, प्रोपेन 1ऑल और प्रोपेन 2ऑल। ठीक है, अब ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर था तो प्रोपेनॉल बना, अब यहाँ पे प्रोपेन 2ऑल बना क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल Cl होता क्लोरीन तो प्रोपेन क्लोरो प्रोपेन होता, और यहाँ पर होता तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाता। ठीक, तो क्या सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के कारण जो आइसोमर डेवलप हुआ है उसको कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे कि आपके पास है ये दिया C3H6O दिया, अब ये अल्डेहाइड भी बिहेव करेगा और एज अ कीटोन भी बिहेव करेगा। कैसे देखिए आप, 1 2 और 3 कार्बन है, अब यहाँ पे लगा दिया O, तो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। ठीक, अब अल्डेहाइड की बात करें तो 1 2 और 3 ये हो गया CHO। ठीक है, पहले इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 यानी प्रोपेनल हो गया है इसका नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनल, इसका नाम क्या होगा प्रोपेनोन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है सेम C3H6O,
लेकिन क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप 2 लग गए इसमें चाहे कीटोन ग्रुप काउंट कर लो, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप काउंट कर लो, तो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब ये आपके पास चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को भली भांति आप स्पष्ट कर लें अच्छे से कि आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म, जिसमें से 3 पढ़ चुके हैं, मेटामेरिज्म पढ़ेंगे। फिर आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आता है, ठीक है, मेटामेरिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो आपके सिलेबस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तक डिस्कस किया गया है, मेटामेरिज्म की केवल डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख दिया गया है। बाकी ऑप्टिकल यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल यानी ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि 12th क्लास में पढ़ेंगे। 11th में केवल आपके पास केवल डेफिनेशन है इसकी। तो आता मेटामेरिज्म, इट इज अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल चेन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप in the molecule. For example, C4H10O represent methoxypropane and ethoxyethane, ठीक है। देखो भाई, अभी जो मैंने आपको ऊपर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बताया था उसका एग्जाम्पल ये दे रखा है नीचे, देखिए, ठीक है। ये प्रोपेनोन हो गया, ये प्रोपेनल हो गया। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें, C4H10O है तो CH3O C3H7, ये क्या होता है, अल्कोक्सी ग्रुप होता है, तो मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया और ये इथॉक्सी इथेन हो गया, ठीक। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड जो अल्काइल चेन लगी होती है उसके कारण ये अराइज होता है। कैसे होता है देखिए, इधर देखिए, इधर क्या है, देखो फंक्शनल ग्रुप में क्या है जी, O है बीच में, अल्कोक्सी ग्रुप, तो इधर लगा है मिथाइल ग्रुप, इधर लगा है प्रोपाइल ग्रुप, तो ये क्या हो गया, मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया। अब इधर फंक्शनल ग्रुप क्या, दोनों तरफ इथेन इथेन लगा है, इथाइल इथाइल, तो क्या हो गया, इथॉक्सी इथेन हो गया ये, ठीक। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड जो अल्काइल ग्रुप लगे हैं उनके कारण ये आइसोमेरिज्म अराइज हुआ, इसलिए इसको हम मेटामेरिज्म कहेंगे। अब आती बात स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, कंपाउंड दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स but differ in relative position of their atoms or group in space is called stereoisomerism. This special type of isomerism is called as stereoisomerism and can be classified as geometrical and optical. अब इसमें क्या होता है ना कि जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल जो कंपाउंड जो भी हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो मैंने कि उनका कॉन्स्टिट्यूएंट यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट एंड सीक्वेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सेम होता है लेकिन उनकी पोजीशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये अभी केवल इतनी डेफिनेशन याद करो, इसमें फर्दर इसमें डिस्कशन जो है वो 12th क्लास में होगा। अब मेन टॉपिक आता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो स्टार्ट हो रहा है ये दिस इज अ बेसिक ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें ये बताया जाएगा कि कोई भी रिएक्शन कैसे होती है, किस तरीके के बॉन्ड उसमें ब्रेक होते हैं यानी कि द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, दूसरा पोलैरिटी डेवलप होती है तो किस कारण जो है एक एटम जो मॉलिक्यूल का जो शेयर्ड एटम है वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर अपने को विड्रॉ करता है, दूसरा एटम कैसे अटैच होता है, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूट कैसा होता है, सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, एलिमिनेशन कैसे होता है, तो ये सब इसमें फंडामेंटल्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। तो पहला है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, कि कोई भी रिएक्शन कैसे होती है, तो मैकेनिज्म बिहाइंड द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखो कोई भी रिएक्शन जो है वो नॉर्मली ऐसे होती है, यानी कि जनरल डिपिक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन जनरली कैसे डिपिक्ट की जाएगी, जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया, उस पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, भाई फॉर एग्जांपल मीथेन है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हमने सबस्ट्रेट मांगा, अब उस पर कोई अटैकिंग रिएजेंट
अटैक करेगा तभी तो वो रिएक्शन करेगी, वरना मीथेन तो खाली पड़ी है, कोई भी कंपाउंड अकेले तो ना रिएक्ट करेगा, उसको रिएक्ट करवाना पड़ता है, ठीक है, यानी उस पर कोई अटैकिंग रीजेंट डालना पड़ेगा। जब अटैकिंग रीजेंट डालेंगे तो हमारा पहले एक क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ठीक। उसके बाद उससे जो मेन प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा, मेन प्रोडक्ट जो होगा वो हमको हाई क्वांटिटी में मिलेगा, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा, और उसके साथ बहुत से बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमको लो क्वांटिटी में मिल जाएंगे। तो हमको जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा उसको निकाल के फिल्टर करके जैसा भी प्रोसेस होती क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, उसके द्वारा हम उसको अपना अलग कर लेते हैं और मेन प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। बाई प्रोडक्ट अगर यूज़ वाला होता है तो उसको फर्दर यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब हम टर्म्स पढ़ेंगे, अटैकिंग रीजेंट क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसे बनता है, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बारे में। पहले आता है सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट विच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड एंड द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट। यानी कि सबस्ट्रेट क्या होता है, इज द रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट तो है ही, विच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड एंड द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट, ठीक है। तो दूसरा साथ में रिएक्टेंट है वो रिएजेंट कहलाता है। इफ बोथ द रिएक्टेंट सप्लाई कार्बन टू द न्यू बॉन्ड देन चॉइस इज आर्बिट्रेरी एंड इन दैट केस द मॉलिक्यूल ऑन विच अटेंशन इज फोकस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। अगर दोनों ही कार्बन सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम सबस्ट्रेट किसको मानेंगे, जो आर्बिट्रेरी, चॉइस इज आर्बिट्रेरी, यानी कि जिस जो कार्बन सप्लाई अगर दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर दोनों ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, यानी सबस्ट्रेट दोनों को नहीं कहा जाएगा, यानी कि दो रिएजेंट लिए यानी दो रिएक्टेंट हैं वो दोनों ही कार्बन सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें फोकस उस पर किया जाएगा जो कंपाउंड बना रहा है, यानी कि जो कार्बन देगा और वो जो कंपाउंड बना रहा है, तो उसी को हम सबस्ट्रेट मानेंगे। तो इन सच रिएक्शंस अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम और अ कार्बन एंड सम अदर एटम इज ब्रोकन एंड अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। जाहिर सी बात है। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्शन में क्या होता है कि जो कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो टूट जाता है, या फिर कार्बन का साथ दूसरे का कोई बॉन्ड है एटम का, तो वो टूट जाता है और नया बॉन्ड फॉर्म होने लगता है। तो अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एनर्जेटिक ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द रेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट इज रिफर्ड टू एज रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी कि ये पूरा, यानी कि सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप, यानी कि कोई भी रिएक्शन होती है, हमने देखा कि H2 + O2 2H2O बन गया, पानी बन गया, या CH4 यानी मीथेन का हमने ऑक्सीडेशन किया तो CO2 और H2O बन गया। लेकिन इस रिएक्शन के पीछे सेवरल स्टेप्स होंगे, इन कोई भी रिएक्शन, बहुत कम रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप होती है, वरना लगभग 2 या 3 स्टेप्स होते हैं। तो इन सभी स्टेप्स का एक सिक्वेंशियल अकाउंट, यानी कि इनको स्टेप बाय स्टेप लिखना, इनको डिस्क्राइब करना कि हर स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या है, बॉन्ड टूटा तो कैसी एनर्जी आई, किस एनर्जी के कारण जो है बॉन्ड टूटा। दूसरा, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कहते हैं काइनेटिक्स, ठीक है, इसको कहते हैं काइनेटिक्स। जो 12th क्लास में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं काइनेटिक्स। तो वो किस तरीके से हुआ, तो इस सब का एक सिक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। The knowledge of reaction mechanism help in understanding the reactivity of organic compound and in planning a strategy for their synthesis. In the following section, we shall learn some of the principles that explain how this reaction takes place. ठीक है, अब रिएक्शन मैकेनिज्म समझ गया क्या होती है। अब नेक्स्ट आता है फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फिजन का मतलब ब्रेक होना, टूटना। अब हम पढ़ेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे टूटते हैं। तो ये दो तरीके से टूटते हैं, एक होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज और एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज आप सिंपल से समझें कि जब बॉन्ड टूटता है, यानी कि जो डिफरेंट है, देखिए जब बॉन्ड टूटा तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक साइड चला जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव बन जाता है। तो दैट इज नोन एज हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिए जाए, स्पीसीज हैविंग अ कार्बन एटम पोजेसिंग 6 टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पोजीशन एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड अ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो गया, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक तरफ चला जाता है। द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन दैट वन ऑफ द फ्रेगमेंट।
बाकी कथा पढ़नी नहीं, जरूरत नहीं इतनी। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों तरफ रहता है। अभी देखो उसका हम एग्जाम्पल निकालते हैं। अब जो होमोलिटिक क्लीवेज होता है इसमें देखिए कि इलेक्ट्रॉन जब ब्रेक हुआ, जब बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये हो गया होमोलिटिक क्लीवेज, यानी कि बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स बट गए। इसको हम हाफ कर्व एरो से डिनोट करते हैं। देखो दिखा ये हाफ कर्व एरो, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक, तो दो टर्म्स बहुत अच्छे से याद कर लेना, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, बाकी इनके एग्जाम्पल्स हैं, ये आप अब ये को पढ़ें घर पे बैठ के। और दूसरी बात ये कि बहुत कम व्यूज़ हैं, बहुत कम लोग वीडियो को देखते हैं। तुम लोग की जो जनसंख्या है वो ऑनलाइन टीचिंग में बहुत कम हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो बना के भेजना शुरू किया कि हो सकता है मे भी किसी घर पे एक ही मोबाइल हो, वो चला जाता हो, पापा या मम्मी जो भी जॉब पे करते हैं वो ले जाते हों, तो वो लोग हमारे क्लास के टाइम पर उनके पास मोबाइल अवेलेबल ना रहता हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के भेजना शुरू किया है कि किसी भी टाइम आप फ्री हों तो उसको देख लें। तो एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि प्लीज़ इसको देखें, जो भी आपको समझ में ना आए वो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।